Hello students, myself Suman. Welcome to my YouTube channel Study with Suman. Today in this video, I'm going to explain class 8th SST of NCERT pattern. Our book is Civics. Chapter number 3, हमें संसद क्यों चाहिए। आज हम बात करेंगे भारतीय संसद की विधि निर्माण प्रक्रिया की। किस प्रकार भारतीय संसद में कानून का निर्माण किया जाता है, अर्थात कानून बनता है, और उसे किन किन चरणों से होकर गुजरना पड़ता है, क्या प्रक्रिया है, हम इसके बारे में आज बात करेंगे। तो स्टूडेंट्स, संसद का मुख्य काम जो है वो कानून बनाना है। कानून सही होगा तभी तो देश का संपूर्ण काम जो है, संपूर्ण प्रक्रिया जो है, शासन प्रक्रिया है, वो सही प्रकार चलेगी। तो संविधान की धारा 107 से 112 तक कानून निर्माण संबंधी जो बातें हैं उनसे संबंधित हैं। कौन सी धाराएं हैं ये? 107 से लेकर 112 तक। उसमें बताया गया है कि किस प्रकार जो है कानून बनेगा, किन किन चरणों से गुजरेगा। तो दोनों सदनों में समान विधायिनी प्रक्रिया की व्यवस्था की गई है, यानी कि विधायिका से संबंधित, यानी कि कानून निर्माण से संबंधित किसी भी विधेयक को प्रत्येक सदन में पास होने के लिए 5 सीढ़ियों, यानी कि 5 चरणों में से, 5 स्टेजेस में से गुजरना पड़ता है। पहला क्या है? बिल की पुनर्स्थापना तथा प्रथम वाचन। वाचन मीन्स बात को कहना, किसी बात को अच्छी प्रकार से उसे बताना, एक्सप्लेन करना। दूसरा वाचन, समिति अवस्था, प्रतिवेदन अवस्था। प्रतिवेदन मीन्स क्या होता है? अपनी बात को संक्षिप्त ढंग से कहना। और तीसरा वाचन। अब हम इन सब प्रक्रियाओं की एक एक करके व्याख्या करेंगे। भारत में सरकारी बिल तथा निजी स्तर से बिल के पास करने का ढंग एक सा ही है। तो पहला हमारे पास है पुनर्स्थापना तथा प्रथम वाचन। अब कोई भी साधारण बिल है वो संसद के किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है, चाहे वो राज्यसभा है, चाहे वो लोकसभा है। जो भी स्तर से कोई बिल पेश करना चाहता है उसे 1 महीना पहले इस आशय की सूचना, यानी कि अपनी जो बात है उसे सदन के अध्यक्ष को देनी पड़ती है 1 महीना पहले। परंतु मंत्रियों के लिए, अब उस सदस्य जो है वो मंत्री अगर है उनके लिए अनिवार्य नहीं है, लेकिन मंत्रियों के लिए 1 महीने का नोटिस अनिवार्य नहीं है। निश्चित तिथि को, उसको जो डेट मिलती है, जो तारीख मिलती है, तब वो संबंधित सदस्य खड़ा होकर सदन में बिल पेश करने क्या क्या मांगता है, जो कि उसे मिल जाती है। बिल को पेश करने क्या क्या मिल जाने पर सदस्य बिल का शीर्षक पढ़ता है, उसकी हेडिंग पढ़ता है कि क्या है वो बिल, क्या बताया गया है उसके बारे में। इस समय बिल पर कोई वाद विवाद नहीं होता था, सिर्फ उसके बिल को आराम से सुना जाता है और उसकी जो मुख्य मुख्य बातें हैं उस पर संक्षेप में बताया जाता है। महत्वपूर्ण बिलों पर उस समय उनकी मुख्य बातों पर संक्षेप में प्रकाश डाला जा सकता है। दूसरा चरण है इसमें द्वितीय वाचन, यानी कि दूसरी बात को कहना। बिल की पुनर्स्थापना के बाद द्वितीय वाचन किसी भी समय प्रारंभ हो सकता है, यानी कि जब दोबारा से बिल उसे पेश किया जाता है तो कोई भी सदस्य जो है उसके बारे में बात कर सकता है। द्वितीय चरण में बिल के संबंध में प्राप्त विचारों और सुझावों का संक्षिप्त रूप सदन के सदस्यों के बीच प्रस्तुत कर दिया जाता है। इस स्तर पर वाद विवाद सामान्य प्रकृति का होता है। जैसे हम सामान्य बात करते हैं, बिल की धाराओं पर बहस नहीं की जाती, बल्कि बिल के मौलिक सिद्धांतों तथा उसके उद्देश्यों पर वाद होता है कि किस प्रकार जो बिल पेश किया गया है वो क्या वास्तव में जो फंडामेंटल राइट्स हैं, जो मौलिक सिद्धांत हैं, हमारे ड्यूटीज़ हैं, क्या उसको पूरा करता है, क्या उद्देश्यों पर खरा उतरता है। अर्थात इस समय बिल के आधारभूत सिद्धांतों पर ही बहस की जाती है। इसके पश्चात स्पीकर बिल पर मतदान करवाता है। यदि बहुमत बिल के पक्ष में हो तो बिल किसी समिति के पास भेजा जाता है, यानी कि यदि सदन में 2/3 बहुमत उस बिल को मिलता है, उसका समर्थन कहते हैं, तो किसी समिति के पास भेजते हैं जो उसके संबंधित होती है। परंतु यदि बहुमत विपक्ष में हो तो बिल रद्द हो जाता है, यानी कि जो पार्टी जिसकी सरकार बनी हुई है, यदि
उस दल में बहुमत नहीं मिलता है और विपक्ष बहुमत मिलता है तो उसे रद्द कर दिया जाता है। थर्ड है सम्मिति अवस्था। यदि सदन का निर्णय इस बिल को किसी विशेष कमेटी को भेजने का हो तो फिर ऐसा ही किया जाता है। मतलब बिल को अगर पास हो गया है तो उसे कमेटी के पास भेजा जाता है। जिस प्रवर समिति को यह बिल भेजा जाता है उसमें बिल पेश करने वाला सदस्य तथा कुछ अन्य सदस्य होते हैं। जिस संबंधित समिति को बिल भेजा जाता है उसमें बिल पेश करने वाले यानी कि बताने वाले जाके वो सदस्य होता है और उसके साथ ही कुछ अन्य सदस्य भी होते हैं। यदि सदन का उपसभापति इस समिति में हो तो फिर उसे ही इस समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है। यदि सदन का उपसभापति इसमें शामिल है तो वो अध्यक्ष बनता है। प्रवर समिति बिल की धाराओं पर विस्तार पूर्वक विचार करती है। पूरी छानबीन करने के पश्चात समिति अपनी रिपोर्ट तैयार करती है। वो बिल है उसमें किस प्रकार लोगों का भला होगा, क्या क्या उसके फायदे होंगे, सरकार को होंगे या आम जनता को होंगे, इन सब के बारे में पूरी विस्तार पूर्वक चर्चा की जाती है। पूरी छानबीन करने के पश्चात समिति अपनी रिपोर्ट तैयार करती है। यदि यह सिफारिश कर सकती है कि बिल रद्द कर दिया जाए या उसे उसके मौलिक रूप में स्वीकार कर लिया जाए। सिफारिश कर सकती है या तो बिल अगर उसे अच्छा लगा तो वो बिल रद्द कर दो, या फिर वो जिस प्रकार से उनके पास आया है उसी रूप में बिना कोई संशोधन किए उसे वापस भेज सकती है, उसे पास कर सकती है। समिति अपनी रिपोर्ट निश्चित समय में सदन को भेज देती है। अब बात आती है प्रतिवेदन अवस्था। प्रतिवेदन किसी बात को संक्षिप्त रूप में कहना। समिति के लिए यह आवश्यक होता है कि वह बिल के संबंध में 3 महीने के अंदर या सदन द्वारा निश्चित समय में अपनी रिपोर्ट सदन में पेश करे। एक निश्चित समय में से वो रिपोर्ट पेश करनी होती है। रिपोर्ट तथा संशोधन बिल को छपवाकर सदन के सदस्यों में बांट दिया जाता है। जो भी वहाँ से रिपोर्ट आती है उसे छपवाकर हर सदस्य के पास एक कॉपी उसकी चली जाती है। बिल की प्रत्येक धारा तथा समिति की रिपोर्ट तथा उसके द्वारा पेश किए गए संशोधन पर विस्तार पूर्वक वाद विवाद होता है। यदि बहुमत बिल के पक्ष में हो तो बिल पास कर दिया जाता है अथवा बिल रद्द हो जाता है। अब आती है बात तृतीय वाचन की। पहले द्वितीय वाचन क्या था, अब है तृतीय वाचन। तृतीय वाचन किसी बिल की सदन में अंतिम अवस्था होती है, यानी कि लास्ट चीज होती है। इस अवस्था में बिल की प्रत्येक धारा पर विचार नहीं किया जाता। बिल के सामान्य सिद्धांतों पर केवल बहस होती है और बिल की भाषा को अधिक से अधिक स्पष्ट बनाने के लिए यत्न किए जाते हैं, अर्थात सभी को वो भाषा जो है समान रूप से समझ में आए। बिल में केवल मौखिक संशोधन पेश किए जाते हैं। बिल की अवस्था औपचारिक है और बिल के रद्द होने की संभावना जो है बहुत ही कम होती है, क्योंकि ये दोनों सदनों द्वारा पारित किया जाता है। अब एक सदन में उसे बहुमत मिल गया उस बिल को, तो अब दूसरे सदन में से जाना होगा, क्योंकि दोनों को ही कानून बनाने के लिए दोनों सदनों की मंजूरी आवश्यक है। तो दूसरे सदन में, एक सदन में पास होने के बाद बिल दूसरे सदन में जाता है। दूसरे सदन में भी बिल को इसी प्रकार से 5 अवस्थाओं से 5 क्रियाओं से गुजरना पड़ता है। यदि दूसरा सदन भी बिल को पास कर दे तो राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए, यानी कि राष्ट्रपति उस पर अपनी स्वीकृति दे दें और वो कानून बन जाए, उनके पास भेजा जाता है। यदि दूसरा सदन भी बिल को पास कर दे तो वह राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए भेज दिया जाता है, यानी कि राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए भेजा जाता है। यदि दूसरा सदन उसे रद्द कर दे या 6 महीने तक उस पर कोई कार्यवाही ना करे या उसमें ऐसे सुझाव देकर वापस कर दे जो पहले सदन को स्वीकार ना हो, पहला सदन जो है उसके उन सुझावों को ना माने, तो राष्ट्रपति की स्वीकृति द्वारा दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाई जाती है। बिल दोनों सदनों की उपस्थिति तथा वोट देने वाले सभी सदस्यों के बहुमत से पास होता है, क्योंकि लोकसभा के सदस्यों की संख्या दोगुने से भी अधिक है किससे, राज्यसभा से। इसलिए संयुक्त बैठक में लोकसभा की इच्छा अनुसार ही निर्णय लेने की संभावना होती है, उनके फैसले की संभावना जो है वो लोकसभा की इच्छा के अनुसार होती है। अब लास्ट में जब बिल पास हो गया दोनों सदनों से तो राष्ट्रपति की स्वीकृति की आवश्यकता पड़ती है।
तो दोनों सदनों से पास होने के बाद बिल राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए भेजा जाता है। राष्ट्रपति उस पर एक बार स्वीकृति देने से इनकार भी कर सकता है, लेकिन यदि संसद उस बिल को दोबारा बहुमत से पास कर दे और वापस से दोबारा से राष्ट्रपति के पास भेज दे, तो राष्ट्रपति को दोनों सदनों की बात मानकर उस बिल को स्वीकृति देनी पड़ती है। अब ये स्वीकृति कितने समय में देनी आवश्यक है, इस विषय में संविधान चुप है, अर्थात इस विषय में कोई भी वर्णन नहीं किया गया है। राष्ट्रपति की स्वीकृति मिलने के बाद बिल को सरकारी गजट में छाप दिया जाता है और वह कानून बन जाता है और वो पूरे देश में लागू कर दिया जाता है। तो स्टूडेंट्स, ये थी संसद में कानून बनने की प्रक्रिया, किन किन चरणों से गुजरती है और किस प्रकार कानून बनने के लिए संसद के दोनों सदनों में बहस होती है, 5 चरणों में काम किया जाता है और फिर अंत में राष्ट्रपति स्वीकृति के द्वारा उस बिल को कानून का रूप दे दिया जाता है। So I hope all of you have understood very well. Do like, share and subscribe my YouTube channel Study with Suman. Thank you.